बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन को। डिटेल से डिस्कस करेंगे हमारे सेशन के अंदर पाइथन के जो की फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरह से ये लैंग्वेज जो है वो बेहतर है बाकी लैंग्वेजेस की हिसाब से, और इसके साथ साथ इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, इसके अंदर किस तरह से इंटीजर्स को डील किया जाता है या बाकी एलिमेंट्स ऑफ कैरेक्टर्स को कैसे डील किया जाता है, ये सारी चीजें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स एमके प्रिपरेशंस और एमके पब्लिकेशंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि आपको हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो पाइथन जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये सबसे ज्यादा फेमस इस वजह से है कि इसका कोड जो है वो बहुत ही रीडेबल है। ह्यूमन लेवल की जो रीडेबिलिटी है वो इसके कोड्स में पाई जाती है। इसको समझना आसान है, पढ़ना आसान है और ये हाई लेवल लैंग्वेज है और इसकी इस रीडेबिलिटी की वजह से इसको ज्यादा पसंद किया जाता है कोडर्स की तरफ से। और अगर इसकी बात करें इसकी वर्किंग की, तो इसका जो कोड है सबसे पहले पाइथन इंटरप्रेटर में जाता है, देन बाइट कोड और उसके बाद वर्चुअल मशीन। और पाइथन के हवाले से बात करें तो इसकी पीवीएम यानी कि पाइथन वर्चुअल मशीन जो है उसके लिए यूज की जाती है। देन उसका कोड जो है वो एग्जीक्यूशन की तरफ जाता है। तो एक इसको पढ़ना आसान, इसकी रीडेबिलिटी आसान और इसके फीचर की जो समझ है वो आसान होने की वजह से ये सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। लीजिए अब हम बात कर लेते हैं कि उसकी हिस्ट्री और वर्जन्स के हवाले से। तो फर्स्ट टाइम 1991 में ग्विडो वैन रोसम ने इसको जब इंट्रोड्यूस करवाया था, फर्स्ट टाइम पब्लिकली अवेलेबल करवाया था। और इसका जो यूनिक नेम है पाइथन, ये इंस्पायर्ड है एक ब्रिटिश कॉमेडी सीरीज मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस से। इसका जो नेम है इट doesn't have anything to do with that snake, क्योंकि पाइथन जो एक बड़े सांप को भी कहा जाता है, लेकिन वो चूंकि इसके फैन थे जो इसके राइटर हैं और उन्होंने उनसे इंस्पायर होकर इसको लिखा। वो चाहते थे कुछ मिस्टीरियस सा इसका नाम होना चाहिए लैंग्वेज का, दैट इज वाई उन्होंने इसका नाम जब वो पाइथन रखा। तो 1991 में ये पाइथन 0.90 फर्स्ट पब्लिक रिलीज थी इसकी। उसके बाद 1994 में इसका सेकंड वर्जन पाइथन 1.0 जो इनिशियल स्टेबल वर्जन था वो रिलीज किया गया। 2000 में पाइथन 2.0 जिसमें कुछ और फीचर्स ऐड किए गए वो रिलीज किया गया। देन 2008 में इसका जो फाइनल वर्जन है पाइथन 3.0 वो रिलीज किया गया। और 2020 में पाइथन 2 जो है उसको एंड कर दिया गया, उसको किल कर दिया गया, उसका जो लाइफ साइकिल है वो एंड हो गया था। अगर इसकी कंपैरिजन की बात करें तो ये सारे फीचर्स हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि पाइथन 2 और 3 में जो बेसिक फीचर्स का डिफरेंस है वो असल में ये 5 फीचर्स हैं, किस तरह से डिफरेंट है वन बाय वन। जो आगे जब हम इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल से देखेंगे। ओके जी, मूव करते हैं जी सिंटैक्स की तरफ से। अब आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कोड जो है वो पाइथन का है? तो एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है पाइथन के सिंटैक्स के साथ, एंड दैट इज इंडेंटेशन। कि पाइथन का जो कोड ब्लॉक है उसमें इंडेंट पाया जाता है। इंडेंट मींस कि उसके अंदर स्पेसेस ऐड होती हैं, कुछ स्पेसेस ऐड होती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो कोड ब्लॉक है उसके अंदर ये आपको एक स्पेस नजर आ रही होगी और यही आइडेंटिफिकेशन है पाइथन के कोड ब्लॉक की। ये स्पेस अमूमन अगर स्पेस प्रेस करें तो 4 स्पेसेस के इक्वल होती है या एक जो टैब है उसके इक्वल होती है। तो इसके कोड ब्लॉक में ये जो इंडेंटेशन है ये नेसेसरी है, ये लाजमी है। इसके बगैर जो है वो इंडेंटेशन एरर आ जाता है इसके सिंटैक्स के अंदर। तो पाइथन के कोड ब्लॉक के अंदर ये इंडेंटेशन जो है वो जरूरी है और कंसिस्टेंट इंडेंटेशन होनी चाहिए कि पूरे कोड ब्लॉक में वो इंडेंटेशन है वो लाजमी होनी चाहिए, अदरवाइज इट कॉज इंडेंटेशन एरर जो किसकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम बनता है। इस तरह जो जावा है, सी है, सी प्लस प्लस, उसमें करली ब्रेसेस जो यूज की जाती है कोड ब्लॉक के लिए, जबकि रूबी के अंदर जो एंड कीवर्ड्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं उसके जो ब्लॉक कोड्स है। लेकिन इसके अंदर इंडेंटेशन है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक कोड है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा कोड ब्लॉक है और इस कोड ब्लॉक में आप देखें ये आपको इंडेंटेशन नजर आ जाएगी। ये इंडेंटेशन जो है वो कंफर्म करती है कि पाइथन लैंग्वेज है और इस इंडेंटेशन के बगैर सिंटैक्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा।
ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आ जाते हैं जी फीचर्स की तरफ से कि क्या क्या चीजें हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कमेंट्स एंड डॉक स्ट्रिंग्स के बारे में। और कमेंट्स और डॉक स्ट्रिंग जो है ये एक्चुअली वो इनफॉर्मल लाइंस होती हैं जो एक्चुअली इंटरप्रेटर का हिस्सा नहीं होती, ये असल में उस कोड को एक्सप्लेन कर रही होती हैं। तो कमेंट्स जो है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होते, ये सिंपली जो है वो एक्सप्लेन करते हैं उस स्पेसिफिक कोड के बारे में, उस कोड ब्लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक जो है वो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो थ्रू हैश साइन होती है, या ट्रिपल एक्सक्लेमेशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये एक पाइथन का कोड ब्लॉक है, तो इसके साथ ये ग्रीन कलर की जो आपको लाइन नजर आ रही है, देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग पर इसके 3 एक्सक्लेमेशन मार्क है जो मल्टी लाइन कमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि ये कमेंट जो है वो मल्टीपल लाइंस पर हो सकता है, एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोड, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंटरप्रेटर। और इंटरप्रेटर इसको इग्नोर करता है इसको, क्योंकि इन 3 जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इनको। और इसके साथ साथ जो सेकंड टाइप है वो है जी हैश टैग। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं शोज द डॉक स्ट्रिंग, ये हैश साइन जो है ये भी आपको एक आप कह लें कि इनफॉर्मल कोडिंग होती है, ये एक्सप्लेनेशन होती है, ये कमेंट्स होते हैं, डॉक स्ट्रिंग्स होते हैं जो कि इंटरप्रेटर जिनको इग्नोर करता है। और इनको हम इन दो जो आइडेंटिटीज हैं इनसे पहचान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं जी वेरिएबल एंड असाइनमेंट। वेरिएबल, एज वी ऑल नो, वेरिएबल एक इस तरह का एलिमेंट या इस तरह की मेमोरी लोकेशन है जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज की जा सकती है, जिसकी वैल्यू हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन भी चेंज कर सकते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और पाइथन की अगर बात करें तो उसको इस तरह से असाइन किया जाता है वेरिएबल, और उसके बाद जो भी आप उसका नाम रखना चाहते हैं, देन असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए आगे उसकी वैल्यू जो है वो असाइन कर दी जाती है। इट ऑलवेज स्टार्ट विद द वेरिएबल अंडरस्कोर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर हम बात करें, ये हमने x जो है यहां पर ये वेरिएबल है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है और आगे उसकी वैल्यू है जो उसको असाइन की गई है। तो ये फर्स्ट जो नंबर है ये इसका वेरिएबल डिक्लेयर होगा। इसी तरह ये हमने बात की है जब हम उसको एक इंटीजर वैल्यू असाइन करते हैं। अगर वेरिएबल को हम जो है वो कोई कोई स्ट्रिंग जो है वो असाइन करते हैं तो यहां पर इस तरह से उसको असाइन किया जा सकता है। देन हमारे पास एक लिस्ट की सूरत में भी मौजूद है। मतलब इसका ये है कि वेरिएबल्स जो है वो ऐसी मेमोरी लोकेशन है जिनकी वैल्यूज जो है वो एट एनी टाइम चेंज की जा सकती हैं, और उनको जो वैल्यूज असाइन की जा सकती हैं, दैट कुड बी एन इंटीजर, दैट कुड बी एनी स्ट्रिंग, एंड दैट कुड बी एनी लिस्ट। तो ये हर तरह की वैल्यूज जो है वो इसको असाइन की जा सकती हैं। अब कौन कौन से वेरिएबल वैलिड है, उसके अंदर लेटर्स जो है वो वेरिएबल हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकती है, और ये कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल है और डिजिट एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम कभी भी किसी वेरिएबल को कांस्टेंट वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते। इनके अलावा बाकी सारी चीजें जो है वो नॉन वैलिड है, सिर्फ ये जो है वो वैलिड है। या लेटर्स हो, अंडरस्कोर्स हो, और उनकी वैल्यूज जो हम डिजिट्स असाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ये केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि अगर आपका स्मॉल लेटर्स में नेम लिखा है या कैपिटल लेटर्स में नेम लिखा है या फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा हुआ है, इन तीनों के लिए डिफरेंट वैल्यूज होंगी। ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल हैं। तो जो वेरिएबल्स है पाइथन के अंदर वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आप कोई एक एलिमेंट भी अपर केस या लोअर केस में करते हैं, दैट मींस दैट इज एन अदर वेरिएबल। उसके बाद जो इसके कीवर्ड्स हैं, ये जो कीवर्ड इसके लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते इफ फॉर वाइल है, क्योंकि इफ फॉर वाइल जो एक लूप्स की सूरत में पाइथन के अंदर स्पेसिफिकली असाइन किए गए हैं तो ये वहां पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये थे जी वेरिएबल्स जो पाइथन में इस्तेमाल किए जाते हैं। वेरिएबल असाइनमेंट की यहां पर एग्जांपल एक दी गई है, एज यू कैन सी है कि आप इस तरह से जो मल्टीपल वेरिएबल्स है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ए बी सी 1 2 3, विच मींस कि अगर ये इस तरह सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वेरिएबल को ये फर्स्ट वैल्यू असाइन होगी, सेकंड वेरिएबल को सेकंड वैल्यू असाइन है, थर्ड वेरिएबल को थर्ड वैल्यू असाइन है। और आप एक ही वैल्यू 3 डिफरेंट वेरिएबल्स को भी असाइन कर सकते हैं, एज यू कैन सी हियर एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर, y असाइनमेंट ऑपरेटर, z असाइनमेंट ऑपरेटर 0। दैट मींस कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू इन तीनों के लिए एप्लीकेबल होगी। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स को मल्टीपल वे से जो उसकी वैल्यूज हैं वो असाइन कर सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट आ जाती है जी डाटा टाइप्स। अब हम बात करते हैं जी कितनी तरह का डाटा जो वो इस्तेमाल किया जाता है पाइथन के अंदर। तो यहां पर हम बात करेंगे 3 तरह के डाटे की। अभी हम बात कर रहे हैं नंबर्स के हवाले से। तो नंबर जो वो 3 तरह के होते हैं, एक तो इंटीजर्स है, कंप्लीट नंबर्स हैं, जैसे कि 10 है, माइनस वैल्यूज में है, और बड़े लॉन्ग डिजिट्स भी हो तो पाइथन उसको भी हैंडल कर सकती है। अनॉर्मसली बड़े डिजिट्स भी हो तो पाइथन जो है इतनी एडवांस है कि वो इन लार्ज नंबर्स को हैंडल कर सके। इंटीजर्स यानी कि कंप्लीट नंबर्स। सेकंड टाइप आ जाती है जी फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट मींस के डेसिमल्स में, इशारिया में, पॉइंट्स में जो वैल्यूज है, जैसे कि 3.14159 है या ग्रेविटी 9.8 है। और इसके अलावा अगर साइंटिफिक फॉर्म में भी आते हैं तो उसको भी हम इस तरह से मेंशन करते हैं 1.5, ये जो है ना 1.5 e माइनस ई और उसके बाद -5, ये असल में है जी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, जिसको हम कुछ इस तरह से नोट करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर हो या अदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, ये भी पाइथन के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देन आ जाते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं z = 3 + 4 आयोटा, और जहां पर जो i वाली वैल्यू है 4i, ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं पाइथन के अंदर। अब अगर आप टाइप चेक करना चाहते हैं कि जो नंबर पाइथन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो किस तरह का है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंपली टाइप का जो कमांड है वो देंगे और ब्रैकेट में वो नंबर आप लिख देंगे जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि उसकी क्लास क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर 10 लिखा है तो क्लास इंटीजर आ जाएगी, 3.14 लिखा है तो ये एक फ्लोट नंबर है, 3+4 आयोटा लिखा है तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरह टाइप की कमांड के जरिए जो नंबर इस्तेमाल किया जा रहा है पाइथन के अंदर, आप उसको जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी टेक्स्ट एंड बुलियन की तरफ। पीछे हमने बात की है नंबर्स की, अब हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट एंड बुलियन की। तो जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की फॉर्म में जो टेक्स्ट है वो मल्टीपल टाइप्स में जो है वो किया जा सकता है। जैसे कि आप फर्स्ट स्ट्रिंग S1 में देखिए, सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोटेशन एज इट इज जो है वो कोट हो जाएगा कोड के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर, ट्रिपल कोटेशन के अंदर। ट्रिपल कोटेशन स्पेसिफिकली इस्तेमाल की जाती है अगर आपका जो टेक्स्ट है वो मल्टी लाइंस पे इस्तेमाल होना चाहता है विदाउट एनी लाइन ब्रेक। ये याद रखिएगा कि जो ट्रिपल कोटेशन है ये लाइन ब्रेक के बगैर मल्टी लाइन जो टेक्स्ट है उसके लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप लाइन ब्रेक इस्तेमाल करना चाहते हैं देन आपको जो एस्केप सीक्वेंस जो हम /n इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप नई लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं। जो ट्रिपल एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं ये कंटिन्यूस मल्टी लाइंस टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इस तरह जो डबल एक्सक्लेमेशन भी इस्तेमाल हो सकता है, ही सेड हेलो, तो आप देख सकते हैं कि ही सेड अलग से होगा और हेलो के एक्सक्लेमेशन अलग लगाए हैं ताकि जो आउटपुट आए उसके अंदर हेलो जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स के अंदर हो। इस तरह जो बुलियन जो अलजेब्रा है, बुलियन अलजेब्रा की वैल्यूज को ट्रू एंड फॉल्स की सूरत में भी दिखाया जा सकता है, यानी कि वेरिएबल्स को हम ट्रू या फॉल्स की सूरत में किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो आउटपुट है उसको ट्रू एंड फॉल्स की सूरत में ले सकते हैं। जैसा कि ये z 10 > 5, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है जो कि बुलियन क्योंकि बुलियन अलजेब्रा ट्रू या फॉल्स में कैरी करता है आउटपुट को, तो यहां पर आप ट्रू या फॉल्स की सूरत में भी आउटपुट ले सकते हैं जो कि बुलियन की कैटेगरी में आती है। और नन टाइप यानी कि अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं की, किसी तरह का भी कोई टेक्स्ट दिया तो नन टाइप भी आ सकती है, जिसका मतलब यह है कि उस वेरिएबल को अभी तक कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई या कोई आउटपुट अभी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से आप जो स्ट्रिंग्स हैं वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी लिस्ट की तरफ। अब लिस्ट जो है वो भी जाहिर सी बात है इसके अंदर इस्तेमाल की जा सकती है पाइथन के अंदर। तो अब इसके लिए जो लिस्ट है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिस्ट है। जैसे कि अगर आप एम्प्टी लिस्ट है तो यहां पर आप जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो इस्तेमाल करते हैं लिस्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए या लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। अगर लिस्ट का कोई एलिमेंट नहीं है, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट रहने देंगे। नंबर्स है तो हम उसको इस तरह से एक कॉमा लगा के जो वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मिक्स्ड है तो आप उसको भी कॉमा लगा के हर तरह का एलिमेंट, हर तरह की स्ट्रिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और नेस्टेड लिस्ट भी है, यानी कि लिस्ट विद इन द लिस्ट, उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अगेन स्क्वायर ब्रैकेट ही इस्तेमाल होगी। अगर आप नेस्टेड लिस्ट बनाना चाहते हैं तो एक्सटर्नल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटरनल स्क्वायर ब्रैकेट से लगा दें, विच मीन्स कि ये लिस्ट इन द लिस्ट या नेस्टेड लिस्ट कहलाएगी। अब लिस्ट के अंदर जो कॉमन ऑपरेशन इस्तेमाल हो सकते हैं
उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको जो इसकी प्लेस वैल्यू वो बता दूं कि जो हमारा फर्स्ट पोजीशन वाला नंबर होता है ना किसी लिस्ट पे, हम उसको 0 डिक्लेयर करते हैं, यानी कि उसकी पोजीशन जो वो 0 होगी। देन ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2 और ये पोजीशन 3 एंड दिस विल बी ऑन पोजीशन 4। तो अब आ जाते हैं जो ऑपरेशन की तरफ। आप एक्सेस ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं किसी एलिमेंट को लोकेट करने के लिए। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए नंबर और कर्ली ब्रैकेट में हम 0 लिखेंगे जो डिक्लेयर करेगा फर्स्ट नंबर के लिए। इस तरह जो -1 है ये एसोसिएट स्पेसिफिकली फॉर द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। और इस तरह स्लाइसिंग के लिए हम जो है वो कॉलन यूज करते हैं। व्हाट इज स्लाइसिंग? अब स्लाइसिंग के अंदर हम पूरी लिस्ट में किसी स्पेसिफिक नंबर को या स्पेसिफिक एलिमेंट को एड्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे देखें, हमारे पास एक लिस्ट है S 10 20 30 एंड 50, ये उसके एलिमेंट्स हैं। अब आपने उसको स्लाइस करना है, तो आप स्लाइस कैसे कर सकते हैं? देखिए 1 और उसके बाद कॉलम 3, दैट मींस कि इसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन वाला नंबर वो हमारे पास ही आ जाएगा 20 और थर्ड पोजीशन वाला नंबर 30। तो ये स्लाइसिंग होगी, यानी कि आपने स्पेसिफिक नंबर्स को जो है वो एड्रेस किया। उसके बाद देखिए स्टार्ट में कॉलन लगा दिया और एंड पे 3 लगा दिया, विच मींस कि ये लिस्ट फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगी और थर्ड एलिमेंट तक जाएगी, उसके बाद ये लिस्ट ब्रेक हो जाएगी। और इसी तरह अगर अपोजिट साइड में आप लिखते हैं कि कॉलन एंड पे लगाते हैं, इसका मतलब ये कि सेकंड पोजीशन वाले नंबर से ये लिस्ट स्टार्ट होगी और कॉलन का मतलब ये कि ये एंड तक जो है वो चलती जाएगी। तो इस तरह मल्टीपल स्लाइसिंग ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लिस्ट में आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप स्लाइसिंग का जो ऑपरेशन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कोई नंबर आपने एंड पर ऐड करना है तो उसके लिए आप नंबर्स डॉट अपेंड का ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने कोई इंडेक्स 2 ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई नंबर ऐड करना है किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर, तो आप नंबर इंसर्ट 299, इसका मतलब ये कि जो फर्स्ट आपने नंबर लिखा है ये उसकी पोजीशन को नोटिफाई कर रहा है कि किस पोजीशन पर वो नंबर इंसर्ट होगा, और सेकंड पे वो नंबर लिखा होगा जिसको आपने उस पोजीशन पर इंसर्ट करना है। 2,99 मींस के 99 वाले नंबर को लिस्ट के सेकंड एलिमेंट की जगह पर आप इंसर्ट कर देंगे। इस तरह अगर आपने किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो आप नंबर रिमूव और ब्रैकेट में वो प्लेस आप लिखेंगे जिस नंबर को आप रिमूव करना चाहते हैं। इस तरह अगर आप किसी रिटर्न लिस्ट को आपने डिलीट करना है तो ये मल्टीपल आपके पास ऑपरेशंस हैं किसी एक लिस्ट को स्पेसिफाई, उसको मॉडिफाई, उसको अरेंज या उसको कॉल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी टपल्स। अब टपल्स या ट्यूपल्स दोनों तरह से इसको बोला जाता है। टपल्स क्या होते हैं? ये असल में ये भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है जो किसी सिंगल वेरिएबल को असाइन किया जा सकता है, यानी कि सिंगल वेरिएबल को मल्टीपल एलिमेंट्स जो है वो असाइन किए जा सकते हैं और उसको टपल्स कहते हैं। और इसकी इंडिकेशन है स्मॉल ब्रैकेट, जो छोटी ब्रैकेट है, जो स्मॉल ब्रेसेस है वो इस्तेमाल की जाती है टपल्स के अंदर। इट इज एन अदर फॉर्म ऑफ लिस्ट। ये लिस्ट जैसा ही है बट इसमें फर्क है, वो भी मैं आपको इस टेबल में बताता हूं। फर्स्ट हम देख लेते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन स्मॉल ब्रैकेट्स है। अगर अकेली स्मॉल ब्रैकेट है दैट मींस टपल्स के अंदर इस टपल के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। अगर आपने कोई एलिमेंट्स ऐड करने तो ब्रैकेट के अंदर वो एलिमेंट्स जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो टपल्स और जो लिस्ट है उनमें डिफरेंस जो है वो मेमोरी यूजेज का है। जो लिस्ट है वो ज्यादा मेमोरी यूज करती है, दैट इज उसकी प्रोसेसिंग स्लो है एज कंपेयर टू टपल्स के। तो टपल्स जो है वो कम मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से ये थोड़ी सी इसकी प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट है और यही इनके दरमियान जो है वो डिफरेंस बेसिक पाया जाता है। ओके जी, उसके बाद आ जाती है जो डिक्शनरीज। डिक्शनरीज वही कॉमन फिनोमेना है जैसे हमारी आम डिक्शनरीज होती है जहां पर हम एक वर्ड के साथ उसे एसोसिएट मीनिंग देख सकते हैं। तो डिक्शनरी के अंदर भी की वैल्यू पेयर इस्तेमाल होते हैं, यानी कि की वो एक स्पेसिफिक की या एक स्पेसिफिक नंबर या एक स्पेसिफिक आप कह लें कि नेम होगा जिसको आपने कोई स्पेसिफिक वैल्यू असाइन की होगी। अगर आप उस वैल्यू तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिक की जो है उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। तो ये की वैल्यू पेयर्स जो है वो हम किसी भी डिक्शनरी में डिफाइन करवाते हैं, वो अपनी मर्जी से डिफाइन करवा सकते हैं। और कुछ प्री डिफाइंड डिक्शनरीज भी मौजूद होती हैं जिसके अंदर यूजर जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से की वैल्यूज पेयर बनाता है, यानी कि स्पेसिफिक जो ऑपरेशंस हैं या स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं उनको किसी की के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है और जब भी उस की को कॉल किया जाए तो उससे रिलेटेड जो भी आपने वैल्यू असाइन की है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस डिक्शनरी में देखें, इसमें देखें कि नेम की के साथ
अहमद जो है वो असाइन किया गया है, ये उसकी वैल्यू है। एज की है 30, उसकी वैल्यू है। सिटी की है और उसकी वैल्यू जो वो इस्लामाबाद है। तो इस तरह से आप डिक्शनरीज जो है वो जनरेट कर सकते हैं की वैल्यू पेयर के साथ। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी सेट्स। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा है, ये भी कलेक्शन ऑफ डाटा, बट इसमें स्पेसिफिक एक जो कंडीशन जो है वो इंप्लीमेंट होती है, दैट इज इसके अंदर रेपिटेशन पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर हम किसी तरह की कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो जो वो करली ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स में हम सेट को जो है वो डिनोट करते हैं। और इसमें आप अगर देखें तो जैसे यहां पे देखिए एक एम्प्टी सेट है, उसके बाद ये नंबर्स है 1 2 3, और सेट के अंदर आप लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और अगेन वही कि सेट की सॉरी स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इसकी, करली ब्रैकेट्स नहीं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप देखिए स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल हो रही है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं वो किसके लिए इस्तेमाल होती हैं? लिस्ट के लिए। तो विच मींस कि इस सेट के अंदर एक लिस्ट जो है वो ऐड की गई है। बट यहां पर डिफरेंस क्या आ रहा है? यहां पर आप देखें कि दो नंबर्स जो है वो रिपीट किए गए हैं 2 और 2, बट जो फाइनल सेट बनेगा उसके अंदर जो वो रेपिटेशन है वो रिमूव कर दी जाएगी। सिर्फ यूनिक एलिमेंट जो है वो सेट के अंदर मौजूद होंगे, और यही सेट की जो है वो खासियत है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, सिर्फ यूनिक एलिमेंट जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। अब सेट के साथ 3 ऑपरेशन है, एक सेट का यूनियन है, सेट का इंटरसेक्शन है, और सेट की माइनस है, या उसको आप कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन है सेट की। ये 3 ऑपरेशंस पाए जाते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर जो यूनियन है उसको हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन को हम ये एंड के साइन से डिनोट करते हैं, और डिफरेंस को इस माइनस के साइन से डिनोट करते हैं। अब यूनियन के अंदर जैसे बेसिक मैथमेटिक्स में होता है कि हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, बट उसमें रेपिटेशन जो वो रिमूव करेंगे। और जो इंटरसेक्शन है इसके अंदर सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स जो वो लिए जाएंगे, जो दोनों सेट्स में कॉमन प्रेजेंट है वही आउटपुट में आएंगे। और डिफरेंस की बात करें तो उसमें एलिमेंट्स ऑफ ए विल बी रिमूव्ड फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ बी, दैट विल बी द आउटपुट। और इस तरह 3 और ऑपरेशन इसके साथ ऐड है, जिसमें आप एलिमेंट जो वो सेट के अंदर ऐड कर सकते हैं, रिमूव है किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सेट में से रिमूव किया जा सकता है, एंड द डिस्कार्ड है जिसके अंदर जो आप स्पेसिफिक एलिमेंट या स्पेसिफिक पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स। अच्छा, अब मेथड, स्ट्रिंग मेथड्स क्या हैं? स्ट्रिंग मेथड असल में वो प्रोसेसेस हैं जिसके जरिए हम किसी भी जो आपके पास एक स्ट्रिंग है उसमें मल्टीपल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस या मल्टीपल उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हर बार एक नई आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। कैसे? आपको एग्जांपल के थ्रू में समझा देता हूं। जैसे कि अगर हम बात करें लोअर केस की, तो जब हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे गिवन जो टेक्स्ट है उस सब को लोअर केस में ले जाएगी, उसका आउटपुट सारा क्या होगा? लोअर केस में। इस तरह अपर केस वाला अगर मेथड इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरे टेक्स्ट को किस में ले जाएगा? अपर केस मेथड में। अब ओरिजिनल टेक्स्ट हमारा ये है, बट हर स्ट्रिंग मेथड हमें एक यूनिक और नया आउटपुट दे रहा है डिपेंडिंग अपॉन विच ऑपरेशन वी आर यूजिंग। देन उसके बाद हमारे पास स्ट्रिप है। स्ट्रिप में आप देखें कि हर फर्स्ट जो एलिमेंट ऑफ द वर्ड है उसको उसने कैपिटलाइज कर दिया। उसके बाद जो है वो फाइंड पाइथन, अब देखिए टेक्स्ट फाइंड पाइथन, वो अब इस पूरे वर्ड में पाइथन को ढूंढेगा, उसको ढूंढेगा, अगर वो अवेलेबल है 9 इंडेक्स पे मौजूद है तो वो उसको यहां पर डिनोट कर देगा। फाइंड जावा, अब जावा चूंकि इसमें अवेलेबल नहीं है, -1 के आउटपुट है, विच मींस कि ये वैल्यू इसके अंदर मौजूद नहीं है, नॉट फाउंड आ जाएगा। पाइथन इन द टेक्स्ट, ये इन की जो मेथड है वो इस्तेमाल किया गया, तो ये चेक करेगा कि आप पाइथन इस टेक्स्ट में मौजूद है, ट्रू, दैट मींस कि वो पाइथन इसके अंदर मौजूद है। देन स्प्लिट है, जिसमें हर वर्ड को स्प्लिट कर दिया जाएगा बाय कॉमा, और इस तरह ज्वाइन है, ज्वाइन में जो आप 3 एलिमेंट्स देंगे वो उनको एक डैश साइन के साथ जो वो आपस में ज्वाइन कर देगा। तो जो स्ट्रिंग मेथड्स हैं वो आपके पास जो भी अवेलेबल टेक्स्ट है उसको मल्टीपल फॉर्मेट ऑप्शन या मल्टीपल जो ये मेथड्स है उसके थ्रू एक नई एंटिटी के तौर पर, एक नए ऑपरेशन की सूरत में या एक नई आउटपुट के तौर पर आप रिसीव कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी सीक्वेंस ऑपरेशन। अब ये सीक्वेंस ऑपरेशंस क्या है? ये लिस्ट के बाद, जैसे हमने पीछे स्ट्रिंग मेथड्स पढ़े थे जो टेक्स्ट को ऑपरेट करवाते हैं, इस तरह जो सीक्वेंस ऑपरेशंस है ये किसी लिस्ट को ऑपरेट करवाएंगे, उस लिस्ट से एसोसिएटेड ऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग क्या करेगी? ये उस पोजीशन के बारे में बताएगी जिस पोजीशन पर वो स्पेसिफिक एलिमेंट मौजूद है। जैसे इंडेक्सिंग की बात करें, S0, S0 में फर्स्ट पोजीशन, यानी कि ये 10 वाला जो इंटीजर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, तो 0 वाला इंडेक्स जो है वो क्या आ जाएगा? एलिमेंट हमारे पास 10 आ जाएगा। नेगेटिव इंडेक्स का मतलब होता है लास्ट डिजिट, -1 का मतलब है लास्ट डिजिट, वो कौन सा? 50 आ जाएगा। स्लाइसिंग हम जैसे पीछे बात कर चुके हैं, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट यहां पर आ जाएगा। उसके बाद स्लाइस फ्रॉम स्टार्ट, जो आप पहले अगर कॉलन लगा देते हैं दैट मींस कि आप स्टार्ट से आप स्टार्ट करते हैं उस लिस्ट को और थर्ड पोजीशन वाले एलिमेंट पर आके उसको ब्रेक कर देंगे। इसका 2 कॉलन का मतलब ये है कि ये 2 से स्टार्ट होगा और उसके बाद जो एंड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह ये मल्टीपल ऑपरेशंस हैं लिस्ट से एसोसिएटेड। आप लिस्ट को किस तरह से जो है वो प्ले करना चाहते हैं, लिस्ट को किस तरह से ऑपरेट करवाना चाहते हैं यूजर रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो यहां पर गिवन है। इसके अंदर आप देख रहे हैं हमारे पास एडिशन वाला ऑपरेटर आ जाता है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। अब डिवीजन दो तरह की है, एक ये जो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश है, ये डिवीजन हमारे पास होती है कि जिसका आउटपुट जो है वो फ्लोट पॉइंट में आता है, यानी कि इसकी आउटपुट जो है वो डेसिमल हद तक जो वो एक्यूरेट लेगा। जब डबल फॉरवर्ड स्लैश आ जाती है तो ये कंप्लीट इंटीजर लेगा, इसमें फ्लोट पॉइंट यानी कि डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, वो आउटपुट में शामिल नहीं होते, एक कंप्लीट इंटीजर आउटपुट में आएगा। जैसे 3/7 तो होना तो ये चाहिए 2 पॉइंट समथिंग, बट डबल स्लैश का मतलब ये कि आप पॉइंट यानी कि फ्लोट वैल्यू को डिसअपीयर कर देंगे। उसके बाद मॉडुलस है, परसेंटेज है, और उसके बाद डबल स्टेरिक है जो कि एक्सपोनेंट यानी कि पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 2 एक्सपोनेंट 3 का मतलब यह है कि 2 पावर 3, तो वो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये बेसिक 7 जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो पाइथन लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है, जो नंबर्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी कंपैरिजन आ जाता है कि जो डिफरेंस क्या है कुछ मल्टीपल ऑपरेटर के, जैसे कि ये इक्वल टू का साइन है, ये कंपेयर करता है दोनों साइड की वैल्यू को। और इसके बाद ये हमारे पास आ जाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल, जिसको हम नॉट इक्वल टू कहते हैं, जैसे कि 5 नॉट इक्वल टू 3, ये नॉट इक्वल टू का साइन है। देन ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन इक्वल, ये सिंबल्स इस्तेमाल किए जाएंगे इन स्पेसिफिक जो ऑपरेशंस के लिए। अच्छा, अब नीचे दो ऑपरेटर्स जो हैं वो अमूमन इस्तेमाल होते हैं कंपैरिजन के लिए, जिसके अंदर हम बात करेंगे ये एक डबल इक्वल वाला और एक इज वाला। अब यहाँ पे फर्क ये है कि ये वाला जो डबल इक्वल वाला यानी इक्वल टू वाला साइन है, ये स्पेसिफिकली कंपेयर करेगा वैल्यूज ऑफ दैट लिस्ट या वैल्यूज ऑफ एनी जो सेट आपने इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कि 1 2 1 2, ये इनकी वैल्यूज को जो डायरेक्टली कंपेयर करेगा, ट्रू आ गया। बट जो इज वाला ऑपरेटर है ये वैल्यूज को कंपेयर नहीं करता, ये कंपेयर करेगा मेमोरी लोकेशंस को, ये सिर्फ मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करेगा। अगर कोई दो लिस्ट सेम मेमोरी लोकेशन इस्तेमाल कर रही हैं तो देन ये ट्रू होगा। ये बेसिक एक डिफरेंस है इन दोनों ऑपरेटर्स में, दोनों कंपैरेटिव ऑपरेटर में, जो अक्सर जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। ओके जी, उसके बाद आ जाता है जी लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि आपने लॉजिक गेट्स जो वो पढ़े होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट। एंड जो है वो उस कंडीशन में ट्रू होगा जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो ट्रू हो, तब हमारे पास आउटपुट ट्रू आएगी। इस तरह जो और ऑपरेटर है ये तब ट्रू होगा जब दोनों इनपुट में से एटलीस्ट 1 इनपुट ट्रू हो तो इसकी आउटपुट ट्रू होगी। देन नॉट ऑपरेटर है, ये असल में एक इन्वर्टर है, ये अपनी इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, यानी कि अगर इसको ट्रू इनपुट मिल रही है तो इसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स इनपुट मिल रही है तो इसको ट्रू कर देगा। ये 3 बेसिक ऑपरेटर्स हैं। अगर हम इसका जो ट्रूथ टेबल ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर तमाम पॉसिबल आउटपुट ऑप्शंस जो उसमें लिखे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये 2 हमारी इनपुट्स हैं और उसके हमने तमाम पॉसिबल जो पेयर हैं वो लिख लिए हैं, यानी कि दोनों ट्रू हो, दोनों फॉल्स हो, ये ट्रू ये फॉल्स हो, ये फॉल्स हो ये ट्रू हो, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे। एंड की बात करें, मैंने आपको बताया कि एंड सिर्फ एक कंडीशन में ट्रू होता है, जब उसके दोनों
इनपुट्स ट्रू हो, तो ये दोनों सिर्फ एक जगह पर ट्रू होती हैं, तो एंड का सिर्फ एक ट्रू आएगा, बाकी सभी फॉल्स आएंगे। जबकि और की बात करें तो और पे कोई एक इनपुट भी ट्रू हो तो उसकी आउटपुट ट्रू होगी। दैट मीन्स कि तीनों इनपुट्स ट्रू होंगी और सिर्फ वो वाली फॉल्स होगी जहां पर दोनों फॉल्स है। और नॉट की बात करें, नॉट मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड ऑपरेटर है, अगर उसको ट्रू मिलेगा वो फॉल्स कर देगा, फॉल्स मिलेगा तो वो उसको ट्रू कर देगा। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं जी ऑपरेटर प्रेसिडेंस पर। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक ही ब्लॉक कोड के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाएं, तो हाउ विल यू डिफाइन कि पहले किस ऑपरेटर ने एग्जीक्यूट होना है और उसके बाद दूसरे ने कब होना, तीसरे ने कब होना है, तो इसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। और इस टेबल में उस सारे 12 लेवल्स को जो है वो मेंशन किया गया। जैसे कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेशंस आ जाते हैं किसी एक ब्लॉक कोड के अंदर, तो आप सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, देन आप एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन, सिंगल डिवीजन, डबल डिवीजन और जो मॉड्यूलस उसको सॉल्व करेंगे, देन प्लस और माइनस को सॉल्व करेंगे, देन ग्रेटर देन एंड इक्वल को, एंड ऑपरेटर, जोर ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर को, फिर लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। तो ये प्रेसिडेंस आप फॉलो करेंगे अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाते हैं एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कोड है वो यहां पर ये गिवन है 10 + 5 × 2 एक्सक्लेमेशन 3 एंड फिर /4। अब इसमें देखिए 4 हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, एक एडिशन का है, मल्टीप्लीकेशन का है, पावर का है और उसके बाद डिवीजन का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पावर, यहां देखें सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। अब एक्सपोनेंस क्या है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, देन हम मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टेप 1 में जो है वो एक्सक्लेमेशन उसको सॉल्व किया गया, ये स्टेप 1 हो गया। एक्सक्लेमेशन सॉल्व हो गया 8, यानी कि इस सारी की जगह पे क्या आ गया 8। उसके बाद फिर इस मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व किया गया 5 के साथ, 8 5 क्या हो गया 40। और उसके बाद क्या सॉल्व किया गया डिवीजन को, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया 10। उसके बाद एडिशन वाला जो फैक्टर है वो इस्तेमाल किया गया, तो हमारे पास आंसर्स क्या आ जाएंगे, दैट इज 20। तो इस तरह से जो प्रेसिडेंस है वो आप इसको फॉलो करते हुए करेंगे। बट अगर आप किसी ऑपरेशन को एक्सप्लिसिट करना चाहते हैं, स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि वो इस सीक्वेंस के बगैर ही सबसे पहले एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए आप पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है, वो पैरेंथेसिस की है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट हो, तो आप उस ऑपरेटर को स्पेसिफिकली पैरेंथेसिस में या ब्रैकेट्स में रखें, तो ब्रैकेट्स जो है वो इंटरप्रेटर उसको प्रायोरिटी देगा और सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। यहां तक जो हमने फर्स्ट पार्ट है पाइथन का वो कंप्लीट कर लिया है। इसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है जिसके अंदर इसके जो लूप्स हैं और इसके फर्दर जो ऑपरेशंस हैं पाइथन के, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए इनके प्रिपरेशंस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।